तो हमने यहाँ पे सेकेंड मॉड्यूल तक हमने कंप्लीट कर लिया। लास्ट मॉड्यूल से हमारा माइक्रोसॉफ्ट एजोर फंडामेंटल का डिस्क्राइब एजोर मैनेजमेंट एंड गवर्नेंस, राइट। इसके अंदर हम ये मॉड्यूल से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया इंट्रोडक्शन सेक्शन, जिसमें हमें आगे बताया जाएगा, हमें ये सब चीज़ें पढ़नी है इस मॉड्यूल्स के अंदर में, ठीक है। तो हमारा जो टॉपिक है डिस्क्राइब फैक्टर्स दैट कैन इफेक्ट कॉस्ट इन एजोर। तो इसके अंदर में मल्टीपल फैक्टर पे चीज़ें डिपेंड करती है। जस्ट लाइक यहाँ पे मैंने बताया रिसोर्सेज टाइप्स हो गए, कंजम्पशंस हो गया, मेंटेनेंस, ज्योग्राफिक और सब्सक्रिप्शंस टाइप एजोर मार्केट प्लेसेस। तो मैं थोड़ा इसको एलेबोरेट कर दूँ। जो रिसोर्सेज टाइप होती है इसकी क्या होता है कि रिसोर्सेज का टाइप क्या है, सेटिंग हो गया, और रीजन के हिसाब से कॉस्ट बदलता रहता है, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे ले लो कि स्टोरेज अकाउंट में ब्लॉक टाइप, हमने एक्सेस टाइप का, रेजिडेंस और रीजन के बेसिस पे कॉस्ट जो है वो अलग अलग होता रहता है, ठीक है। अब जैसे वर्चुअल मशीन से वीएम का कॉस्ट और जो लाइसेंस, जो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो लाइसेंस प्रोसेसर कोड है, जो स्टोरेज और नेटवर्क के सेटिंग पे डिपेंड करता है, राइट। अब यहाँ पे मैं अगर कंजम्पशन की बात करूँ तो कंजम्पशन पे पे एज यू गो मॉडल पे जा सकते हो, जितना यूज़ करो उतना पेमेंट करो। अगर आप पहले से ही रिसोर्सेज रिजर्व करते हो 1 से 3 साल के लिए तो काफ़ी डिस्काउंट मिलता है, अप टू 72% आपको मिलता है। रिसोर्सेज जो करने के बाद भी अगर ज़्यादा रिसोर्सेज को रिजर्व करने के बाद भी अगर ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, एक्स्ट्रा पे एज यू गो मॉडल को कवर हो जाता है। अगर इसमें मैं अगर मेंटेनेंस की बात करूँ तो मेंटेनेंस क्लाउड में रिसोर्सेज का जो मेंटेनेंस करने की ज़रूरत है, एग्जांपल के तौर पे जैसे कि वर्चुअल मशीन जो है डिलीट करते वक्त एसोसिएट जो स्टोरेज और जो नेटवर्किंग रिसोर्सेज को भी देखना पड़ता है कि वो ऑटोमेटिकली डिलीट हुआ या नहीं। जो रिसोर्सेज काम का नहीं है उनको हटा दो, कॉस्ट कंट्रोल कर सकते हो। और अगर मैं ज्योग्राफिकली बात करूं तो अलग अलग रीजन में इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट, पावर, लेबर जो सप्लाई होती हैं, जो टैक्सेस होते हैं, तो अलग अलग ज्योग्राफिकल कंडीशन के हिसाब से वेरी करता है। तो उसी हिसाब से इसीलिए रीजन के हिसाब से जो प्राइसेस भी जो डिफरेंस होते हैं, प्राइसेस भी वैरी करती है रीजन के अकॉर्डिंगली, ज्योग्राफिकली के अकॉर्डिंगली प्राइसेस भी हमारा वैरी करता है, ठीक है। देन बात करते हैं नेटवर्क ट्रैफिक के बारे में। तो नेटवर्क ट्रैफिक भी एक रीजन के बेसिस पे इफेक्ट होता है। जैसे कि यूरोप के अंदर डेटा ट्रांसफ़र सस्ता है, लेकिन यूरोप से एशिया भेजना महंगा पड़ जाता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें, सब्सक्रिप्शंस टाइप की बात करें तो यहाँ पे जैसे फ्री ट्रायल सब्सक्रिप्शंस में कुछ रिसोर्सेज फ्री मिलती है 12th मंथ तक के लिए, और 30 दिन के अंदर कुछ क्रेडिट भी मिलती है उसका यूज़ करने के लिए। कुछ प्रोडक्ट्स हमेशा फ्री होते हैं, लाइक जो रिसोर्सेज वगैरह होते हैं उसको अवेलेबिलिटी और डिपेंडेंट करता है। अगर मैं बात करूं कि अगर मैं बात करूं एज्योर मार्केट प्लेस की, अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे ये सब चीज़ जो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया वो सब चीज़ें यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है, राइट। अगर मैं एज्योर मार्केट प्लेस की बात करूं तो एज्योर मार्केट प्लेस से थर्ड पार्टी सर्विसेज ले सकता है। मार्केट प्लेस जो प्रोडक्ट को जो कॉस्ट एज्योर सर्विसेज, लाइक जो साथ वेंडर के साथ जो सर्विसेज फ़ी भी इंक्लूडेड करता है, सारे मार्केट प्लेस सॉल्यूशंस एज्योर को पॉलिसी और स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली सर्टिफाइड होती है, ठीक है। देन ये चीज़ें इस यूनिट्स के अंदर में एक्सप्लेन की गई है। अगर मैं नेक्स्ट यूनिट की तरफ बढ़ूँ तो प्राइसिंग एंड टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप है, राइट। तो इसके अंदर में क्या आता है कि इसमें क्या होता है, प्राइसिंग कैलकुलेशन की बात आती है। तो प्राइसिंग कैलकुलेशन में क्या होता है कि पर्पस जो मैंने मेन होता है कि एज्योर में जो रिसोर्सेस जो प्रोविजंस करने का जो एस्टिमेटेड कॉस्ट बताता है कि कैसे यूज़ होता है। इंडिविजुअल रिसोर्सेज यानी पूरे सॉल्यूशंस का कॉस्ट एस्टिमेटेड कर सकते हो, ठीक है। अगर आप ये सिर्फ एस्टिमेटेड देता है कि कोई रिसोर्सेज प्रोविजनल्स नहीं होता है। कंप्यूटिंग स्टोरेज की बात की जाए, नेटवर्किंग सबको कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हो आप। स्टोरेज ऑप्शंस टाइप चूज़ कर सकते हो, एक्सेस टायर चूज़ कर सकते हो, रिडंडेंट हो गया। टीसीओ कैलकुलेटर की बात करूं, अगर मैं टीसीओ कैलकुलेशन की बात करूं तो पर्पस इसका ये है कि ऑन प्रेमिस इंफ्रास्ट्रक्चर का जो कॉस्ट है वो एज्योर क्लाउड के कॉस्ट से कंपेयर करता है। यूज़ क्या होता है कि जैसे कि आपको करेंट सेटअप सर्विस डेटाबेस या फिर स्टोरेज नेटवर्किंग का डिटेल्स भरते हो तो पावर और जो आईटी लेबर्स कॉस्ट जैसे अजम्पशंस भी ऐड कर सकते हो। आउटपुट की बात करें तो बताता है कि ये आपको अपने डेटा सेंटर में रन करना महंगा पड़ेगा या एज्योर में सस्ता होगा। ये चीज़ें भी आप लोगों को यहाँ पे वो
डिस्क्राइब करके बताता है। तो मैं नेक्स्ट यूनिट की तरफ बढ़ता हूँ। यहाँ पे है कि एस्टिमेटेड वर्कलोड कॉस्ट बाय यूजिंग द प्राइसिंग कैलकुलेशन। रिक्वायरमेंट इसमें सेटअप्स वगैरह, इसमें कुछ रिक्वायरमेंट सेटअप्स होते हैं, प्राइसिंग कैलकुलेशंस होता है, कुछ हम लोग को ऐड सर्विसेज वगैरह करनी होती है, राइट। उसके बाद से सर्विसेज कन्फिग्रेशंस वगैरह करने होते हैं और फाइनलाइज एस्टिमेट होता है लास्ट में। तो इसमें रिक्वायरमेंट सेटअप में क्या होता है कि जो भी डॉट नेट वेब एप्लीकेशंस होते हैं, विंडोज़ होते हैं, या फिर 2 वर्चुअल मशीन्स होते हैं, प्लस आपको एक लोड बैलेंसिंग और आपको एक एसक्यूएल डेटाबेस मिल जाता है। एक इंटरनल यूज़ के लिए भी ज़्यादा कंप्यूटिंग पावर नहीं चाहिए होता है। वर्चुअल मशीन और डेटाबेस फुल टाइम चलेगा 730 आवर्स पर मंथ, ठीक है। 1 टीबी डेटा पर मंथ आपको नेटवर्क ट्रैफिक मिल जाता है। डेटाबेस का जो साइज़ होता है वो मैक्सिमम 32 जीबी चाहिए होता है, राइट। अगर मैं अब प्राइसिंग कैलकुलेट करूँ, अगर मैं ओवरव्यू करूँ सर्विसेज चूज़ करने के लिए, जो आप एक सिनेरियो टैब्स की बात करूँ तो रेडीमेड सॉल्यूशंस आपको मिल जाता है। एग्जांपल में जो सेव्ड एस्टिमेटेड टैब्स होते हैं उसमें आपने सेव एस्टिमेटेड देखने के लिए यूज़ कर सकते हो। एफएक्यूज टैब्स होते हैं, उसमें एफएक्यू टैब्स में क्या होता है, कैलकुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस आंसर आप लोग को मिल जाते हैं। तो सिनेरियो टैब्स होते हैं, यहाँ पे आप लोग को रेडीमेड सॉल्यूशंस मिल जाते हैं, ठीक है। और अगर मैं ऐड सर्विसेज की बात करूँ, यहाँ पे अगर मैं ऐड सर्विसेज की बात करूँ तो आपको कंप्यूट जो वर्चुअल मशीन्स वगैरह मिल जाते हैं। डेटाबेस में आपको एज्योर एसक्यूएल डेटाबेस मिल जाता है। नेटवर्किंग में एप्लीकेशंस गेटवे वगैरह मिल जाती है। सर्विस कन्फिग्रेशंस की अगर मैं बात करूँ कि सर्विस कन्फिग्रेशन किस तरीके से होता है, तो यहाँ पे आप लोग को वर्चुअल मशीन्स और रीजन जो चूज़ करना होता है, लाइक वेस्ट यूएस हो गया, ओएस विंडो हो गया, टायर्स जो हो गया, स्टैंडर्ड हो गया, इंस्टेंट D2 V3 यूज़ कर सकते हो। वर्चुअल मशीन 2 × 730 आवर्स आप चूज़ कर सकते हो, राइट, अपने अकॉर्डिंगली, ठीक है। उसके बाद से अगर मैं बात करूं कि एज अज्योर एसक्यूएल डेटाबेसेस रीजन वगैरह चूज़ करने के बाद जो आपको इंस्टेंट वो चीज़ें 8 कोर यूज़ कर सकते हो। एप्लीकेशन गेटवे जो रीजन वेस्ट यूएस हो गया, टायर, ये सब चीज़ें आप चूज़ करने के बाद आप लास्ट में जो फाइनल जो एस्टिमेट रिव्यू करने के बाद आप जो फाइनल आपको एस्टिमेट मिल जाता है, नीचे टोटल एस्टिमेट जो आपको कॉस्ट दिखाएगा कि एक्सपोर्ट कर सकते हो आप, एक्सेल शीट में सेव कर सकते हो और अपने टीम के साथ आप शेयर वगैरह भी कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें आप लोग को एस्टिमेटेड और प्राइसेस से रिलेटेड इस यूनिट में बताया गया है। देन मैं नेक्स्ट अगर मूव करूँगा तो नेक्स्ट है कंपेयर वर्कलोड कॉस्ट यूजिंग द TCO कैलकुलेटर, ठीक है। इसमें क्या होता है कि सिनेरियो सेटअप होता है। इसमें 50 वर्चुअल मशीन्स ईच मिलते हैं। फर्स्ट बैंक में विंडोज सर्वर्स अंडर हाइपर वर्जन मिल जाता है। सेकंड बैंक में लिनक्स सर्वर अंडर द VMware मिल जाता है। स्टोरेज की बात करें तो 60 TB एसएन मिल जाती है और बॉन्ड नेटवर्किंग में 1 TB पर मंथ मिल जाता है। इग्नोर डेटाबेस डिटेल्स फॉर अ न्यू के लिए बात करते हो। अगर मैं TCO कैलकुलेटर प्रोसेस की बात करूँ तो 3 स्टेप में होता है TCO कैलकुलेटर प्रोसेस। पहला तो डिफाइन योर वर्क लोड, उसके बाद से एडजस्ट करना पड़ता है एजम्पशन, उसके बाद से आप लोग व्यू रिपोर्ट कर सकते हो, राइट। अगर मैं बात करूँ डिफाइन वर्कलोड की, तो विंडो आप वर्चुअल मशीन्स पे आप लोग नेम सर्वर, विंडोज़ OS वगैरह आप चूज़ कर सकते हो। वर्चुअल मशीन हाइपर वर्जन कोड 8 कोड वगैरह 8 रैम 16, ये सब चीज़ चूज़ करने के बाद लिनक्स वर्चुअल मशीन वगैरह चूज़ करने के बाद आप लोग यहाँ पे एडजेसेंट एजम्पशंस कर सकते हो, लाइक करेंट US डॉलर में पेमेंट वगैरह करना हो, या फिर लीव अदर फील्ड डिफ़ॉल्ट और नो। आप व्यू रिपोर्ट कर सकते हो, सेट कर सकते हो टाइम फ्रेम, आप 3 ईयर्स में देखना चाहते हो, सेट रीजन नॉर्थ यूरोप। आप रिव्यू कॉस्ट कंपैरिजन कर सकते हो ऑन प्रेमिसेस वर्सेस एज्योर, डाउनलोड कर सकते हो, प्रिंट कर सकते हो रिपोर्ट को। तो इस तरीके का यहाँ पे आप लोग को ऑप्शंस मिलता है इस यूनिट के अंदर में। नेक्स्ट यूनिट की तरफ अगर मैं मूव करूँगा तो यहाँ पे आता है डिस्क्राइब द माइक्रोसॉफ्ट कॉस्ट मैनेजमेंट टूल। तो माइक्रोसॉफ्ट कॉस्ट मैनेजमेंट टूल का जो पर्पस है वो मॉनिटरिंग करना, मैनेजमेंट और कंट्रोल करना एज़ोर को स्पेंडिंग को, राइट। यहाँ पे अवॉइड करता है अनएक्सपेक्टेड बिल को ड्यू टू द एक्सीडेंटल प्रोविजनल रिसोर्सेज के थ्रू अवॉइड करता है। और यहाँ पे कॉस्ट को एनालाइज करता है, कॉस्ट एनालिसिस करता है, विजुलाइज करता है, एनालाइज करता है कॉस्ट बाय द बिलिंग साइकिल, रीजन, रिसोर्सेज एक्सेट्रा, राइट। ट्रैक करता है कॉस्ट को ओवर टाइम, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली, आइडेंटिफाई करता है स्पेंडिंग ट्रेंड्स को, ठीक है। उसके बाद से कॉस्ट को अलर्ट करता है, आपको कंट्रोल प्लेसेस को मिलता है ट्रैक करने के लिए, अलर्ट रिलोकेट होता है कॉस्ट वगैरह के लिए। 3 मेन टाइप से, पहला है बजट अलर्ट जो कि ट्रिगर होता है व्हेन स्पेंड इज यूजेज हिट, जब आप एक लिमिट से ज़्यादा कर देते हो तो आपको बजट अलर्ट, आपको नोटिफिकेशंस आता है।
आप क्रिएट करते हो बाई द एज्योर पोर्टल ऑन एज्योर कंजम्पशन एप्लीकेशन, राइट। दूसरा होता है क्रेडिट अलर्ट आता है आपको, नोटिफाई व्हेन योर एज्योर क्रेडिट जो है आपका कम्युनिकेट में रीच होता है 90% से और 100% से, वक्त तो आपको वो चीज़ें आती है। डिपार्टमेंट स्पेंडिंग कोटाज अलर्ट आपको आता है जब आप लोग डिपार्टमेंट स्पेंड करते हो सर्टेन परसेंटेज में कहीं पे, ठीक है। तो बजट वगैरह की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे बजट वगैरह की मैं अगर बात करूँ तो आप पहले से ही डिसाइड कर सकते हो कि कितना पैसा खर्च करना है, राइट। आपको सब्सक्रिप्शंस लेवल पर, रिसोर्सेज ग्रुप पे और किस स्पेसिफिक सर्विसेज पे, जब वो लिमिट क्रॉस हो जाएगा तो अलर्ट आएगा, ठीक है। आपको मैसेजेस आता है, नोटिफिकेशन आता है। आप चाहो तो अलर्ट के साथ साथ ऑटोमेटिकली एक्शंस भी लगा सकते हैं, जैसे कि कोई रिसोर्सेज बंद कर देना हो या फिर कोई रिसोर्सेज ऐड कर देना हो, इस तरीके का। ये इससे आप अपने एज्योर के पैसे का हिसाब कुछ एज्योर के पैसा का हिसाब रख सकते हो, लिमिट लगा सकते हो और टाइम पे आपको अलर्ट मिल सकता है जिससे आप पैसा ज़्यादा नहीं लगाओगे, ठीक है। टाइम पे आपको अलर्ट मिल जाएगा जिससे आप पैसा को सेव कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें जो है इसके अंदर में आप लोग को बताया गया था। अगर मैं बात करता हूँ नेक्स्ट हमारा है टैग के बारे में। तो यहाँ पे अगर आपको क्लाउड के यूजेस बढ़ने लगते हैं और चीज़ें ऑर्गेनाइज करनी ज़रूरत हो जाती है, तब आप टैग्स का यूज़ करते हो। टैग्स एक तरह का एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मेरा डेटा होता है जो रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करने में मदद करता है। टैग्स का काम क्या होता है कि रिसोर्सेज मैनेज करना, ठीक है। जैसे कि रिसोर्सेज मैनेज करना, कॉस्ट को मैनेजमेंट करना, ऑपरेशन मैनेजमेंट करना, सिक्योरिटी देखना, गवर्नेंस एंड कंप्लाइंसेस को फॉलो करवाना, वर्कलोड ऑप्टिमाइजेशन करवाना, राइट। तो रिसोर्सेज मैनेजमेंट में टैग से आप रिसोर्सेज को, वर्कलोड को, एनवायरनमेंट, बिजनेस यूनिट और ऑनर्स को हिसाब से ग्रुप्स कर सकते हो। कॉस्ट मैनेजमेंट में टैग से कॉस्ट ट्रैक, बजट बनाना, कॉस्ट फोरकास्ट करना और आसान होता है, राइट। ऑपरेशन मैनेजमेंट में टैग से रिसोर्सेज को इंपॉर्टेंट सर्विसेज लेवल पे एग्रीमेंट बना सकते हो, ठीक है। सिक्योरिटी में टैग से डेटा को जैसे पब्लिक या कॉन्फ़िगर जैसे सिक्योरिटी लेवल पे डिवाइड कर सकते हो। गवर्नेंस एंड कंप्लायंस में टैग को गवर्नेंस के कंपाइल जैसे कि ISO 2700 के रूल्स को फॉलो करना आसान हो जाता है। और वर्कलोड ऑप्टिमाइजेशन में ऑटोमेशन का परफॉर्म करता है। अगर मैं रिसोर्सेज टैग को मैनेज कैसे करते हैं वो अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे विंडोज़ पावरशेल या फिर एजोर CLI, एजोर रिसोर्सेज मैनेजर टेम्पलेट जो रेस्ट API या फिर एजोर पोर्टल से भी आप टैग्स ऐड, मॉडिफाई या डिलीट कर सकते हैं। एज वेल एज आप एजोर जो पॉलिसी और जो टैगिंग्स रूल इन्फोर्स कर सकते हो। टैग ऑटोमेटिकली इनहेरिट नहीं होता है, हर लेवल पे अलग अलग टैगिंग होती है, ठीक है। अब अगर मैं टैग की स्ट्रक्चर की बात करूँ तो यू कैन सी दैट कि टैग का एक स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है। पहले उसका नाम होता है, फिर उसकी वैल्यूज़ होती है, राइट। आप एक रिसोर्सेज पे एक या एक से ज़्यादा टैग लगा सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हो गई टैग इस यूनिट के अंदर में। तो उसके बाद से नेक्स्ट आता है आपका असेसमेंट एंड आपका समरी। तो ये सब चीज़ें आपके लिए है, राइट। तो दिन हमारा जो है वो नेक्स्ट यूनिट है डिस्क्राइब फीचर्स एंड टूल्स इन एज्योर इन गवर्नेंस कंप्लायंसेस, राइट। तो पर्पस ऑफ माइक्रोसॉफ्ट प्रीव्यू की बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट प्रीव्यू एक फैमिली है जो डेटा गवर्नेंस, रिस्क और कंपाइलेशन सॉल्यूशंस कि जो आपको आपके डेटा को ही एक साथ ही एक व्यू देने में मदद करता है, राइट। अब प्रीव्यू से आप अपने और अपने परमिसेस मल्टी क्लाउड और जो सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस देता है एक जगह देख सकते हो, राइट। माइक्रोसॉफ्ट अगर प्रीव्यू की फीचर्स की बात करूँ तो ये ऑटोमेटेड डेटा डिस्कवर और सेंसिटिव डेटा जो क्लासिफिकेशंस होती है वो चीज़ें करती है, इन टू इन डेटा लिनेज करती है। और माइक्रोसॉफ्ट प्रीव्यू के दो मेन एरियाज होते हैं, लाइक रिस्क एंड कंप्लाइंसेस होते हैं। जो दूसरा होता है वो यूनिफाइड डेटा गवर्नेंस होता है। रिस्क एंड कंप्लाइंसेस में क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट 365 टीम्स ऑन ड्राइव एक्सचेंज के साथ काम करता है, सेंसिटिव डेटा को प्रोटेक्ट करता है और अक्रॉस क्लाउड और ऐप डिवाइसेस में शेयर करता है। डेटा रिसोर्सेज, डेटा रिस्क की बात करें आइडेंटिटी करता है और कंपाइलेंसेस मैनेज करता है। यूनिफाइड डेटा गवर्नेंस की बात करो तो ऑन प्रेमिसेस, मल्टी क्लाउड और सास डेटा को मैनेज करता है, राइट। डेटा को मैनेज वगैरह करता है। डेटा स्टेट और अपडेट मैप बनाता है विथ क्लासिफिकेशंस और लिनेज। सेंसिटिव डेटा कहाँ स्टोर होगा ये देखता है। डेटा कंजम्पशन के लिए सिक्योर इन्वायरमेंट क्रिएट करता है। वैल्यूएबल डेटा को फाइंड करने के लिए डेटा स्टोरेज यूजेस इनसाइड डेटा को सिक्योर और स्केलेबल पर डेटा एक्सेस मैनेज करता है, राइट। तो ये सब चीज़ें जो है इन चीज़ों के अंदर में होती है। तो ये सब चीज़ें इस यूनिट के अंदर में मेंशन है। देन मैं नेक्स्ट जाऊँगा पर्पस ऑफ एज्योर पॉलिसी के बारे में।
तो एज्योर पॉलिसी एक सर्विस है जो आपको पॉलिसी क्रिएट, असाइन और मैनेज करने में मदद करता है। ये पॉलिसी आपको रिसोर्सेज को, कॉन्फ़िगरेशंस को कंट्रोल या ऑडिट करता है ताकि वो कॉरपोरेट स्टैंडर्ड के कंप्लाइंसेस को फॉलो कर सके। एज्योर पॉलिसी कैसे डिफाइन करते हैं? एज्योर पॉलिसी आपको इंडिविजुअल पॉलिसी और रिलेटेड पॉलिसी का ग्रुप इनहेरिटेंस डिफाइन करके एक ऑप्शन देता है। ये आपको रिसोर्सेज को एवल्यूशन करता है और जिस रिसोर्सेज पॉलिसी को कंप्लाइंस नहीं है उनकी हाईलाइट करता है। अब नॉन कंप्लाइंट रिसोर्सेज को क्रिएट होने से भी रोक सकता है। अब एज्योर पॉलिसी का कैसे काम करता है मैं अगर बता दूँ आपको, तो एज्योर पॉलिसी हर लेवल की सेट की जा सकती है, रिसोर्सेज ग्रुप या सब्सक्रिप्शंस पे। एज्योर पॉलिसी में बिल्ट इन डिफिनेशंस का स्टोरेज, नेटवर्किंग या फिर कंप्यूट, सिक्योरिटी सेंटर और मॉनिटरिंग के लिए भी होता है। अगर आप एक पॉलिसी डिफाइन करते हो जो सिर्फ एक ही स्पेसिफिक साइज़ का वर्चुअल मशीन अलाउ करता है, तो वो पॉलिसी नई वर्चुअल मशीन बनाते वक्त एग्जिस्टिंग वर्चुअल मशीन के रिसाइज करते वक्त इनोवोक होती है। एज्योर पॉलिसी पूरी इन्वायरमेंट एग्जिस्टिंग वर्चुअल मशीन्स के एवेल्यूएशंस और मॉनिटरिंग करता है। ठीक है, अब मैं बात करूँ एज्योर पॉलिसी इनिशिएटिव की, तो एज्योर पॉलिसी इनिशिएटिव एक ग्रुप है जो रिलेटेड पॉलिसी को एक साथ कंपेयर करता है और इनिशिएटिव का गोल एक बड़ा कंप्लायंसेस गोल की तरह काम करना होता है, जिसमें इनेबल मॉनिटरिंग इन एज्योर सिक्योरिटी सेंटर इनिशियल को पॉलिसी होता है जो रिसोर्सेज को मॉनिटर करने के लिए होती है, जिसकी अनइंक्रिप्टेड एसक्यूएल डेटाबेस और वेरिएबिलिटी। इसी तरह से एज्योर पॉलिसी आपको अपने रिसोर्सेज मैनेज करने में मदद करती है। ये सब रिसोर्सेज पॉलिसी से रिलेटेड इन सब चीज़ों में है, तो वो सब चीज़ें पढ़ सकते हो। पर्पस ऑफ रिसोर्सेज लॉक्स के बारे में बात करूं, तो रिसोर्सेज लॉक का यूज़ रिसोर्सेज को गलती को डिलीट या चेंज होने से बचाने के लिए होता है। अगर किसी ने रिसोर्सेज को डिलीट या मॉडिफाई करने का परमिशन तब भी रिसोर्सेज लॉक उसे रोकता है, राइट। मतलब उसे मॉडिफिकेशंस या फिर डिलीट करने का ऑप्शन उसके पास नहीं आएगा, वो डिलीट या मॉडिफाई नहीं कर सकता। टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज लॉक्स में क्या क्या होते हैं? पहला तो होता है डिलीट लॉक, दूसरा होता है रीड ओनली। तो डिलीट लॉक में क्या होता है? इस लॉक में यूज़र रिसोर्सेज को डिलीट नहीं कर सकता है, लेकिन रिसोर्सेज को रीड या मॉडिफाई कर सकता है। दूसरा होता है रीड ओनली लॉक। इस लॉक में यूज़र सिर्फ रिसोर्सेज को रीड कर सकता है, लेकिन उन्हें डिलीट नहीं कर सकता और ना ही अपडेट कर सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि रिसोर्सेज लॉक्स कैसे मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, रिसोर्सेज लॉक कैसे मैनेज कर सकते हैं? तो आप रिसोर्सेज लॉक को एज्योर पोर्टल पे पावर शेल या फिर एज्योर CLI के रिसोर्सेज मैनेज टेम्पलेट से मैनेज कर सकते हो। एज्योर पोर्टल में रिसोर्सेज को सेटिंग अपने में लॉक को ऑप्शंस मिलेगा, लॉक रिसोर्सेज को जाके यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, यहाँ लॉक ऑप्शंस आपको दिख रहा होगा, यहाँ से जाके आप मॉडिफाई कर सकते हो। लॉक रिसोर्सेज को कैसे चेंज किया सकता है? अगर रिसोर्सेज लॉक लगा हुआ है और आपको चेंज करना है, पहले आपको लॉक को रिमूव करना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद आप रिसोर्सेज को मॉडिफाई कर पाओगे। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो रिसोर्सेज लॉक्स के अंदर में, इस यूनिट्स के अंदर में आई हुई है। अगर मैं कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ रिसोर्सेज लॉक की बात करूँ, तो यहाँ पे इन्होंने स्टेप्स बता रखे हैं कि किस तरीके से आप लोगों को क्रिएट करना है रिसोर्सेज को। उसके बाद से आप उसको किस तरीके से एज्योर पोर्टल पे जाके, इस पोर्टल पे जाके आप लोग जो अपना क्रिएट रिसोर्सेज करते हो, उसके बाद से अंडर द कैटेगरीज एंड सेलेक्ट स्टोरेज आप लोग सेलेक्ट स्टोरेज के अंदर में अकाउंट करते हो, सेलेक्ट क्रिएट करते हो। एंड इस तरीके से उन्होंने सारा कुछ बता रखा है स्टेप बाय स्टेप्स कि अगर आपको टास्क अप्लाई रीड ओनली रिसोर्सेज करना है तो यहाँ पे आप लोग जाके सेटिंग में आप ऐड कर सकते हो और आप रीड ओनली फाइल टाइप चूज़ कर सकते हो, या फिर आप उसको मॉडिफाई करने का ऑप्शन दे सकते हो। अगर ऐड कंटेनर करना है स्टोरेज अकाउंट में, तो इन्होंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है कंटेनर किस तरीके से, यहाँ पे कंटेनर सर्च करोगे आप। देन इस तरीके का अगर आप एंटर द कंटेंट नेम सेलेक्ट क्रिएट करते हो तो आपको इस तरीके का एरर मैसेज वगैरह शो होगा। मॉडिफाई करना चाहते हो रिसोर्सेज को, तो यहाँ पे आप जाके इसको आप यहाँ से डिलीट रीड ओनली, यहाँ से आप मॉडिफाई एडिट लॉक पे जाके कर सकते हो। डिलीट करना है स्टोरेज अकाउंट को, तो यहाँ पे आप जाके डिलीट कर सकते हो। तो ये सारा का सारा स्टेप जो है वो यहाँ पे मेंशन कर रखा है रिसोर्सेज वगैरह का। ठीक, तो मैं अब मूव करता हूँ कि पर्पस ऑफ सर्विस ट्रस्टेड। माइक्रोसॉफ्ट सर्विस ट्रस्ट पोर्टल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो माइक्रोसॉफ्ट के सिक्योरिटी, प्राइवेसी एंड लाइसेंस प्रैक्टिसेस के बारे में इंफॉर्मेशन टूल्स और रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है। इसका मेन पर्पस ये है
यूज़र को ये समझाने की मदद यूज़र को ये समझने में मदद मिलती है कि माइक्रोसॉफ्ट अपनी क्लाउड सर्विसेज और कस्टमर डेटा को कैसे प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, अगर मैं इसके कुछ की फीचर्स की बात करूं तो ये पोर्टल माइक्रोसॉफ्ट के कंट्रोल और प्रोसेस के बारे में डिटेल्स देता है जो क्लाउड सर्विस को डेटा प्रोटेक्ट करता है। कुछ रिसोर्सेज तक एक्सेस के लिए माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड सर्विसेज अकाउंट जैसे माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा से साइन इन करना पड़ता है। यूज़र को माइक्रोसॉफ्ट नेम डिस्क्लोज एग्रीमेंट या फिर रिव्यू और एक्सेप्ट करना पड़ता है कंप्लाइंसेस को इनको म्यूचुअल के लिए। एक्सेस कैसे कर सकते हैं आप सर्विसेज ट्रस्ट पोर्टल के यहाँ एक्सेस कर सकते हो। सर्विसेज ट्रस्ट पोर्टल होम पेज पे आपको जाना है। राइट, होम पेज पे वापस जाने के लिए क्विक लिंक आप कर सकते हो, या फिर माई लाइब्रेरी के बारे में अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो आपको डॉक्यूमेंट से सेव या फिर पिन करने का ऑप्शंस और आपको डॉक्यूमेंट या अपडेट या नोटिफाई भी मिल सकता है। ऑल डॉक्यूमेंट में यहाँ आपको सभी अवेलेबल डॉक्यूमेंट मिलेंगे जिनके आप अपना लाइब्रेरीज में पिन कर सकते हो। राइट, तो ये सब चीज़ यहाँ पे इस यूनिट में मेंशन किया है। उसके बाद मैं अगर बात करूँ तो नेक्स्ट आप लोग का मॉड्यूल्स है, तो वो आप लोग अपने हिसाब से कर सकते हो। राइट, तो हमारा सेकेंड जो मॉड्यूल्स है गवर्नेंस एंड कंप्लायंस वगैरह कंप्लीट हो चुका है। ये हमारा थर्ड है डिस्क्राइब द फीचर्स एंड टूल्स फॉर मैनेजिंग द डिप्लॉय इन एज्योर रिसोर्सेज। राइट, तो यहाँ पे इन्होंने क्या क्या मेंशन किया है मैं आपको बता दूँ थोड़ा। यहाँ पे एज्योर के साथ जो काम करते वक्त आपके रिसोर्सेज को मैनेज करने के लिए कुछ टूल्स की ज़रूरत होती है। लाइक एज्योर अपने यूज़र को जो यूज़र की जो टास्क होती है उनको मैनेज करने के लिए कई टूल्स प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि एजोर पोर्टल पे एक वेब बेस्ड इंटरफेस है जहाँ पे आप अपने रिसोर्सेज को मैनेज कर सकते हो। इसमें आप ग्राफिक इंटरफेस वगैरह ग्राफिक इंटरफेस के थ्रू अपने एजोर सब्सक्रिप्शंस को मैनेज कर सकते हो। और इसमें सिंपल वेब एप्स के लिए कॉम्प्लेक्स क्लाउड डेवलपमेंट तक के लिए बिल्ड और मैनेज और मॉनिटर कर सकते हो। इसमें कस्टम डैशबोर्ड भी बना सकते हो जैसे रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करने में मदद करता है। एजोर पोर्टल में एजोर डेटा सेंटर में अवेलेबल होती है जो उसकी अवेलेबिलिटी को इंश्योर करता है। राइट, अगर मैं बात करूं एजोर क्लाउड शेल के बारे में, अगर मैं बात करूं तो एजोर क्लाउड शेल एक ब्राउज़र बेस्ड शेल टूल है जिसमें आपको एजोर रिसोर्सेज को मैनेज कर सकते हो। ये एजोर पावर शेल, एजोर CLI बेस्ड और शेल को सपोर्ट करता है। आप इसे एजोर पोर्टल पर एक्सेस कर सकते हो और काफ़ी यूज़फुल होता है क्योंकि इसमें कोई लोकेशन इंस्टॉलेशंस की ज़रूरत नहीं होती। ये आपको एजोर क्रेडेंशियल के साथ ऑटोमेटिकली ऑथेंटिकेशन हो जाती है। जो भी शेल यूज़ करते हो उससे शेल के उसी शेल में काम कर सकते हो। राइट, अगर मैं एजोर पावर शेल की बात करूं तो एजोर पावर शेल से जैसे डेवलपमेंट और IT प्रोफेशंस कमांड लोगों के लिए रन कर सकते हो, कमांड लिख के रन कर सकते हो। एजोर या फिर रेस्ट API को कॉल कर परफॉर्म कर सकते हो। इसका इसका यूज़ आप सिंगल रिसोर्सेज को मल्टीपल रिसोर्सेज को मैनेज करने के लिए भी कर सकते हो। और ये कम्प्लेक्स ऑपरेशन जैसे कि ऑटोमेट करने में भी मदद करता है, और जैसे आप इसे विंडो लिनक्स या मैक्स पर भी इंस्टॉल कर सकते हो। अगर मैं एजोर CLI की बात करूं तो ये भी एक एजोर पावर शेल के जैसा है, बस इसमें कमांड के जगह जो सिंटेक्स डिफरेंस होते हैं। एजोर पावर शेल में पावर शेल कमांड यूज़ करता है जबकि CLI बेस में CLI बेस कमांड यूज़ होता है। एजोर CLI का मेन बेनिफिट ये है कि अगर आप बैश में फैमिलियर है तो आप इसको ईजिली यूज़ कर सकते हो। राइट, ये विंडो लिनक्स मैक और एजोर क्लाउड शेल पर अवेलेबल होती है। ये सब टोटल आपको अपने एजोर के ब्राउज़र से मैनेज करने में मदद करती है और आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से कोई भी टूल चूज़ कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें जो है वो मेंशन है इस यूनिट के अंदर में। देन मैं मूव करता हूँ नेक्स्ट यूनिट की तरफ, डिस्क्राइब द पर्पस ऑफ एजोर आर्क। तो एज्योर आर्क का पर्पस है हाइब्रिड और मल्टी क्लाउड इन्वायरमेंट को मैनेज करना आसान बनाना होता है। जबकि आपके पास ऑन प्रेमिस रिसोर्सेज होती है, यह मल्टीपल क्लाउड प्लेटफॉर्म का यूज़ कर रहा होता है। इनको मैनेज करना काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो सकता है। एजोर आर्क आपको एजोर रिसोर्सेज मैनेज और आर्म को यूज़ करके इस रिसोर्सेज को कंट्रोल मैनेज करने का ऑप्शन देता है। एजोर आर्क आपको ये सब फीचर्स प्रोवाइड कराता है जैसे कि यूनिफाइड मैनेजमेंट हो गया, मल्टी क्लाउड एंड हाइब्रिड रिसोर्स मैनेजमेंट हो गया, फैमिलियर एजोर रिसोर्सेज हो गए, या फिर डेप्स और ITOps इंफ्रास्ट्रक्चर्स वगैरह हो गए। तो ये सब फैसिलिटीज़ ये सब जो एजोर डेटा सर्विसेज जो हो गई
तो ये सब तरह का जो आपको फीचर्स प्रोवाइड करता है, जैसे कि यूनिफाइड मैनेजमेंट के अंदर में आप अपने नॉन एजोर रिसोर्सेज को भी एजोर जो आर्क में प्रोजेक्ट कर सकते हो और अपने पूरे एनवायरनमेंट को एक जगह से मैनेज कर सकते हो। मल्टी क्लाउड एंड हाइब्रिड रिसोर्स मैनेजमेंट में जो एजोर आर्क की मदद से आप मल्टी क्लाउड और हाइब्रिड इन्वायरमेंट में भी चला सकते हो वर्चुअल मशीन्स को, कुबरनेट और क्लासिफिकेशन डेटाबेस को एजोर के थ्रू मैनेज कर सकते हो। ठीक है, तो एज्योर आर्क के थ्रू आप ये रिसोर्सेज मैनेज कर सकते हो। जो एज्योर के बाहर है, बाहर का रिसोर्सेज मैनेज कर सकते हो। जो एज्योर के बाहर होती है उसको भी सर्विस हो गया, कुबरनेट्स हो गया, ठीक है, क्लस्टर्स हो गया, एसक्यूएल सर्विसेज हो गया, एज्योर डेटा सर्विसेज हो गया, वर्चुअल मशीन्स हो गया। इससे आपको हाइब्रिड और मल्टी क्लाउड इन्वायरमेंट को आसान से मैनेज करना और एक सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म मिलती है, राइट। ये आपको जो एज्योर आर्क है, तो ये सब चीज़ें इस यूनिट में मेंशन है। देन मैं नेक्स्ट मूव करता हूँ, डिस्क्राइब एज्योर रिसोर्सेज मैनेजमेंट एंड एज्योर ARM टेम्पलेट करता हूँ। एज्योर रिसोर्स मैनेजमेंट ARM क्या होता है? तो ARM एज्योर एक सर्विस लेयर होता है जो आपके एज्योर रिसोर्सेज, वर्चुअल मशीन, डेटाबेसेस, स्टोरेज और अकाउंट की जो जो क्रिएट करता है, अपडेट और डिलीट करने में हेल्प करता है। जब भी आप एज्योर पोर्टल पे एज्योर CLI, पावरशेल या API से कोई रिक्वेस्ट भेजते हो तो सबसे पहले ARM उस रिक्वेस्ट को ऑथेंटिकेशंस ऑन और ऑथराइज करता है, फिर रिसोर्सेज क्रिएट या मैनेज होता है और सभी टूल के थ्रू आपको एक जैसा ही रिजल्ट मिलता है क्योंकि सब ARM के थ्रू ही काम करता है। तो बेसिकली ARM जो टेम्पलेट का जो सबका जो आपका आउटपुट सेम मिलता है क्योंकि ARM ही जो ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन प्रोवाइड कराता है सारे के सारे चीज़ों को। ठीक है, देन बात करते हैं एज्योर रिसोर्सेज मैनेजमेंट का बेनिफिट क्या क्या है। तो सबसे पहले तो डिक्लेरेटिव टेम्पलेट से एक इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेज कर सकते हैं आप लोग और एक ग्रुप के फॉर्म में मल्टीपल रिसोर्सेज को एक साथ मैनेज और मॉनिटर कर सकते हैं। उसके साथ साथ डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में भी आप लोगों को काफ़ी हेल्प करता है, बड़ा से बड़ा डेवलपमेंट कर सकते हैं और हम सेम रिजल्ट हमें मिलता है। रिसोर्सेज के बीच जो डिपेंडेंसी डिफाइन कर सकते हैं ताकि सही ऑर्डर में डिप्लॉय हो सके। एक्सेस कंट्रोल और RBAC में जो टैगिंग सपोर्ट की जो फैसिलिटीज़ है वो भी हम लोगों को मिलती है। बिलिंग की लॉजिकली ऑर्गेनाइजेशन कर सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर और एज अ कोड की बात की जाए तो इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड जो है उसमें अपने इंफ्रास्ट्रक्चर कोड की तरह मैनेज करने का, जैसे कि क्लाउड शेल हो गया, पावर शेल, CLI यूज़ करके जो इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड का एडवांस फॉर्म पूरी डेवलपमेंट कि जो एक टेम्पलेट से मैनेज करना होता है वो सब चीज़ें कर सकते हैं। इसमें आप ARM टेम्पलेट और बाइसेप का यूज़ होता है। और इसमें अगर मैं ARM टेम्पलेट की बात करूँ तो ARM टेम्पलेट क्या होता है? ARM टेम्पलेट एक JSON फाइल होती है जिसमें आप डिफाइन करते हैं कि कौन सा रिसोर्स चाहिए और कैसे कॉन्फ़िगर करना होता है। पहले टेम्पलेट वेरीफाई होता है, फिर एक साथ मल्टीपल रिसोर्सेज पैरेलली क्रिएट होते हैं। आपको बस डिज़ायर स्टेट लिखनी होती है, बाकी डेवलपमेंट का काम जो है वो ARM खुद करता है। अब बेनिफिट ऑफ ARM टेम्पलेट की बात की जाए तो डिक्लेरेशन जो है, सिंटेक्स आप क्या चाहते हो बस वो लिखना है, कैसे डिप्लॉय होगा वो सिस्टम देखेगा। अगर रिपीटेबली डिप्लॉयमेंट सेम टेम्पलेट से बार बार सेम इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हैं। ऑर्केस्ट्रेशन रिसोर्सेज डिपेंडेंसी ऑटोमेटिकली हैंडल भी करता है ये सब चीज़ें। मॉड्यूलर डिज़ाइन की बात करूँ तो मॉड्यूलर डिज़ाइन टेम्पलेट को छोटे पार्ट में तोड़कर रीयूज़ कर सकते हैं इस चीज़ों के थ्रू। एक्सटेंसिबिलिटी की बात करूँ तो एक्सटेंसिबिलिटी में पावर शेल या बैश स्क्रिप्ट के थ्रू कस्टमाइजेशंस कर सकते हैं आप। बाइसेप क्या होता है? तो बाइसेप के बारे में मैं आप लोगों को बता दूं कि बाइसेप एक नया सिंप्लीफाइड लैंग्वेज है जो ARM टेम्पलेट का काम ईजी बनाता है। बाइसेप में जेसन के मुकाबले काम को कम कोड लिखना पड़ता है और पढ़ना इजी हो जाता है। बेनिफिट ऑफ बाइसेप की बारे में बात की तो सभी एजोर रिसोर्सेज जो API वर्जन को सपोर्ट मिलती है उससे सिंपल और क्लियर सिंटेक्स प्रोग्रामिंग नॉलेज ज़रूरी है उसके लिए। और रिपीटेडली डिप्लॉयमेंट बार बार सेम आउटपुट मिलती है। ऑस्ट्रेशंस एंड मॉड्यूलरिटी का सपोर्ट जैसे ARM टेम्पलेट में भी वो चीज़ें आप लोग को प्रोवाइड की जाती है। तो ये सब चीज़ें इस यूनिट के अंदर में बताया गया है। तो नेक्स्ट आप लोग के लिए जो है वो आपका असेसमेंट है, नेक्स्ट हमारा समरी है, राइट। तो तो ये हमारा थर्ड जो मॉड्यूल्स है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो लास्ट मॉड्यूल डिस्क्राइब मॉनिटरिंग टूल्स इन एज्योर, इसको मैं ओपन करता हूँ। इसमें
डिस्क्राइब द पर्पस ऑफ एज्योर एडवाइजर। तो एज्योर एडवाइजर क्या होता है? एज्योर एडवाइजर एक एक फ्री सर्विसेज है जो आपको एज्योर रिसोर्सेज को एनालाइज करता है और सजेशन देता है कि आप कैसे अपने रिलायबिलिटी, सर्चिंग, परफॉर्मेंस, ऑपरेशंस को, एक्सीलेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं, राइट, और कॉस्ट को कम कर सकते हैं। ये एक तरह का पर्सनल क्लाउड ऑप्टिमाइजेशन गाइडेड है जो कि आपको गाइड करता है। एजोर एडवाइजर कैसे काम करता है? ये आपको रिसोर्सेज को चेक करता है और ये आपके आपके एक्शनेबिलिटी रिकमेंडेशन देता है और आपको सजेशंस को एक्सेप्ट और पोस्टपोन बाद में करना, ये डिसमिस कर सकते हैं, ठीक है। आप पोर्टल या एपीआई के थ्रू रिकमेंडेशन देख सकते हैं, नोटिफिकेशन भी सेट कर सकते हैं ताकि नए सजेशन आते ही आपको पता चल जाए, ठीक है। उसके अलावा एजोर एडवाइज़र का जो 5 रिकमेंडेशन कैटेगरीज है जिसमें रिलायबिलिटी आती है, सिक्योरिटी आती है, परफॉर्मेंस आती है और ऑपरेशनल एक्सेलेंस आती है, कॉस्ट आती है, ये सब चीज़ें भी आप इसमें कैटेगरीज ऐड कर सकते हैं। जैसे रिलायबिलिटी में हो गई कि बिजनेस जो क्रिटिकल एप्लीकेशंस की जो कंटिन्यूटी इंश्योर करना और इम्प्रूव करने के लिए हम लोग रिलायबिलिटी इसकी अच्छी खासी है। सिक्योरिटी की बात करें तो यहाँ पे थ्रेट्स और वेलेबिलिटी जो डिटेक्ट करता है ताकि सिक्योर ब्रीच ना हो हमारा। परफॉर्मेंस एप्लीकेशंस की स्पीड और रिस्पॉन्सिबिलिटी काफ़ी बेटर करने के लिए जो परफॉर्मेंस इसकी हाई होती है। ऑपरेशनल एक्सीलेंसी की बात की जाए तो वर्कफ्लो और प्रोसेस जो है वो एफिशिएंट बनाना और बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो करने में हेल्प करता है ये चीज़। कॉस्ट की अगर बात की जाए यहाँ पे तो एज्योर का जो ओवरऑल खर्च है वो ऑप्टिमाइज कम करने के लिए सजेशन देता रहता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो इस यूनिट्स के अंदर में बताई गई है एज्योर एडवाइज़र के अंदर में, ठीक है। देन मैं जाता हूँ नेक्स्ट जो हमारा एज्योर सर्विस हेल्थ है। इसके अंदर में बताया गया है कि एज्योर की जो सर्विस हेल्थ क्या होती है। एज्योर सर्विस हेल्थ आपको बताता है कि आपका एज्योर रिसोर्सेज और पूरे एज्योर प्लेटफॉर्म का हेल्थ स्टेटस क्या है। ये आपको प्रॉब्लम को, ऑटेजेस, मेंटेन एक्टिविटीज़ और इश्यूज़ के बारे में टाइमली इंफॉर्मेशन देता है। ये 3 सर्विस को कंबाइन करता है, राइट। इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एज्योर सर्विसेज हेल्थ का है कि जैसे कि आपको यहाँ पे बताता है कि जो एज्योर की जो स्टेटस है वो क्या है, एज्योर की जो सर्विस हेल्थ क्या है एंड एज्योर की जो रिसोर्सेज हेल्थ क्या है। तो इसमें क्या होता है कि जो एज्योर की स्टेटस में क्या होता है कि पूरा ग्लोबली एज्योर का हेल्थ स्टेटस बताता है कि किसी भी एज्योर सर्विसेज या रीजन में जो आउटेज हुआ है तो यहाँ से देख सकते हैं। ये एक पब्लिक पेजेस है जो कि सबके लिए विजिबल है और सबको बताता रहता है। अगर मैं सर्विस हेल्थ की बात करूँ तो आपको स्पेसिफिक सर्विसेज और रीजन के हेल्थ स्टेटस दिखाता है। अगर आपको यूज़ किए हुए सर्विसेज इम्पैक्ट हुए हैं तो आपको अलर्ट मिलेगा। उसी के साथ साथ आप लोग को ऐप सर्विसेज के अंदर में हेल्थ अलर्ट सेट कर सकते हैं ताकि जो आपको पता चलता रहे कि जब कुछ इशू हो तो वो आप लोग को अपडेट आ जाए। लास्ट में लोग बात करते हैं रिसोर्सेज हेल्थ के बारे में। तो रिसोर्सेज हेल्थ के अंदर में आपको इंडिविजुअली रिसोर्सेज जैसे कि वर्चुअल मशीन डेटाबेस का जो एग्जैक्ट हेल्थ स्टेटस देता है। अगर कोई एक स्पेसिफिक रिसोर्स डाउन हो गया तो अवेलेबल नहीं है तो ये उसको डिटेल देता है, ठीक है, कि क्या अवेलेबल क्यों नहीं है। उस तरीके से हमें वो चीज़ें डिटेल आती है। एज्योर मॉनिटरिंग के थ्रू आपको नोटिफिकेशन सेट कर सकते हैं, राइट, हमें नोटिफिकेशन सेट कर सकते हैं ताकि वो हमें अपडेट पता चलता रहे। अगर मैं बात करता हूँ एज्योर सर्विस हेल्थ की बेनिफिट के बारे में तो यहाँ पे एज्योर सर्विस हेल्थ की बेनिफिट में ग्लोबली और इंडिविजुअली रिसोर्सेज तक कंप्लीट हेल्थ व्यू देता है। अगर कोई भी प्रॉब्लम आता है तो डायरेक्ट सपोर्ट लिंक अवेलेबल होता है हेल्प लेने के लिए, राइट। तो ये सब चीज़ें इस यूनिट्स के अंदर में मेंशन है। नेक्स्ट मैं जाऊँगा एज्योर मॉनिटर के अंदर में। तो इसके अंदर में एज्योर मॉनिटर क्या होता है कि एज्योर मॉनिटर एक फुल्ली प्लेटफॉर्म है जो कि आपको रिसोर्सेज को डेटा कलेक्ट करता है, एनालाइज करता है और विजुअलाइज और रिस्पॉन्ड करता है। ये सिर्फ एज्योर नहीं बल्कि ऑन प्रोमिसेस और मल्टीपल क्लाउड रिसोर्सेज जैसे AWS और गूगल का GCP में वर्चुअल मशीन्स को भी मॉनिटर कर सकता है, ठीक है। अब एज्योर मॉनिटर का जो वर्किंग है वो पहले डेटा कलेक्शन होता है, डेटा स्टोरेज, फिर डेटा यूजेस। तो इसमें भी अलग अलग चीज़ें हैं। डेटा कलेक्शन में क्या होता है कि एप्लीकेशंस OS हो गए, नेटवर्किंग हो गए, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गए, सब जगह से लॉग्स और मैट्रिक्स कलेक्ट करता है, राइट। और जो डेटा स्टोरेज होता है उसमें क्या होता है कि सारी कलेक्शंस डेटा जो कंट्रोल रिपोजिटरीज और जो स्टोर्स होती है उसमें, ठीक है। डेटा यूजेस की बात करें तो रिपोर्ट्स बनाते हैं एज्योर डैशबोर्ड, पावर BI और ट्रेंड एनालॉग्स एनालाइज करता है। ये फिर अलर्ट सेट करता है
ताकि किसी भी इवेंट पे तुरंत एक्शन हो, राइट। अगर मैं इसमें एजोर मॉनिटर की जो इम्पोर्टेंट आपको फीचर्स बता दूं अगर इसकी, तो इसमें एजोर लॉग्स एनालिसिस होते हैं। जैसे कि इसमें एजोर लॉग एनालिसिस के अंदर में लॉग्स को क्वेरी को एनालाइज करने का टूल्स होता है। ये सिंपल और कॉम्प्लेक्स क्वेरी लिख के डेटा को शॉर्ट और फिल्टर और ग्राफ चार्ट बना के एनालाइज कर सकते हैं। लॉग एनालिटिक्स की बात करें तो क्वेरी से डैशबोर्ड और अलर्ट में भी यूज़ कर सकते हैं। एज वेल एज अगर मैं एजोर मॉनिटर अलर्ट की बात करूं कि एजोर मॉनिटर अलर्ट कैसे होता है, उसके अंदर जब कोई कंडीशनल मीट होती है, जैसे सीपी यूजेस अगर 80% से ज़्यादा हो गया, तो ये ऑटोमेटिकली अलर्ट भेजता है आपके ईमेल पे, आपके एसएमएस, वेब हुक एक्सेट्रा पे, राइट। तो अगर इसमें एक्शन की बात करें तो इसमें आप लोग ग्रुप्स बना के डिसाइड कर सकते हैं कि इस अलर्ट ट्रिगर होने के बाद कौन सा लोग इसको इन्फॉर्म होगा और कौन सा ऑटोमेटिक एक्शन होगा। लाइक अगर आप ग्रुप बना लिए तो इसमें ये हो सकता है ना कि कौन से लोग को वो चीज़ हो, वो स्पेसिफिक चीज़ के लिए मेल जाए या फिर एसएमएस जाए, और कौन सा ऑटोमेटिकली एक्शन भी क्या उस पर लेना चाहिए। तो वो सब चीज़ें भी हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं एजोर मॉनिटर अलर्ट के अंदर में, राइट। अगर मैं एप्लीकेशन इनसाइट के बारे में बात करूँ तो वेब एप्लीकेशन का जो मॉनिटरिंग टूल है उसमें जो एजोर ऑन प्रोमिसेस ये किसी और क्लाउड एडब्ल्यूएस या फिर गूगल जीसीपी के वेब एप्स को मॉनिटर करता है, और रिक्वेस्ट नोट, रिस्पॉन्स टाइम्स और फेलियर्स नोट्स भी डिपेंडेंसी, ब्राउजर परफॉर्मेंस सब ट्रैक करता है। ये एप्लीकेशन में एसडीके इंस्टॉल करके ये एजेंट यूज़ करके सेटअप कर सकते हैं। एज वेल एज इसमें सिंथेटिक रिक्वेस्ट भेज के लो ट्रैफिक जो पीरियड्स में भी आप एप्लीकेशंस का हेल्थ चेक कर सकते हैं। अगर इसकी मैं क्विक बेनिफिट की मैं बात करूं एजोर मॉनिटर की, तो रियल टाइम मॉनिटरिंग और अलर्टिंग आपको मिल जाती है, हिस्टोरिकल एनालिसिस होती है और ट्रेंड और देखने में आपको ऑप्शन मिल जाता है, ऑटो स्केलिंग और ऑटोमेटिक करेक्टिंग एक्शंस मिल जाते हैं वहाँ पे आप लोग को, वेब्स ऐप्स और डीप परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग विद द एप्लीकेशन इनसाइट आप लोग को मिल जाते हैं, इंटीग्रेटेड विद डैशबोर्ड, पावर बीआई और लॉजिक्स ऐप्स के साथ आपको ये चीज़ें मिल जाती हैं। तो ये चीज़ें थी इस यूनिट के अंदर में। मॉडल असेसमेंट आपके लिए है, समरी आपके लिए है। तो यार मैंने आप लोग को जो एजोर फंडामेंटल AZ900 का कोर्सेज का जो सारा का सारा मैंने आपका सिलेबस कवर करा दिया है इस वीडियो के अंदर में। और टू बी ऑनेस्ट मैंने भी इसी मेथड को फॉलो करके मैं ये मार्क्स एक्वायर किया था, राइट। तो आप लोग को भी सिंपल सा आना है, जो कॉन्सेप्ट आप लोग को समझ में नहीं आ रहा आप लोग उसको गूगल कर सकते हो, चैट जीपीटी कर सकते हो, पढ़ सकते हो, और बहुत ही ईजिली तरीके से, स्मूथ तरीके से इस कोर्सेज को कर सकते हो। मैं ये वीडियो दोबारा शूट कर रहा हूँ क्योंकि मेरा कैमरा में कुछ इशू आ गया था, तो इस वजह से स्क्रीन रिकॉर्डिंग होना बीच में बंद हो गया था। तो काफ़ी हार्ड वर्किंग लगा इस वीडियो को रिकॉर्डिंग करने में। तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक ज़रूर करना। एंड आई होप आप लोग का भी एग्ज़ाम क्लियर हो जाए, AZ900 एग्ज़ाम, एंड लिंक्डइन पे आप लोग ज़रूर टैग करना। तो थैंक यू गाइज़, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे।